नमस्कार, मैं रवीश कुमार। फांसी की सजा बहाल हुई है। ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने शुरू से लेकर अंत तक फांसी की सजा बहाल रखी। इस मामले में भारत में बलात्कार के प्रति कानूनी प्रक्रियाओं और नजरिए को इस मामले ने हमेशा के लिए बदल दिया। अभियुक्तों के वकीलों को आपत्ति थी कि सारे अभियुक्तों को सामूहिक सजा सुनाई गई है। अपराध में सबकी अलग अलग भूमिका और उनकी सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि के हिसाब से सजा तय नहीं हुई है। इसे अंग्रेजी में मिटिगेटिंग फैक्टर कहते हैं, यानी सबको फांसी की सजा सुना दी गई, जबकि किसी को उम्र कैद तो किसी को 10 साल या किसी को 12 साल की सजा होनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि जब हम पूरी सतर्कता और सावधानी के साथ उत्तेजित करने वाली परिस्थिति और अभियुक्तों की भूमिका और उनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति के बीच तुलना करते हैं तो हम इस एकमात्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध अन्य परिस्थितियों पर उत्तेजित करने वाली परिस्थितियां भारी पड़ जाती हैं। इसलिए हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं और फांसी देने के हाईकोर्ट के फैसले को सही पाते हैं। इस फैसले से अलग राय रखने का कोई दूसरा कारण नजर नहीं आता है। शब्दशः अनुवाद नहीं है, ये भावानुवाद है। 3 जजों की बेंच ने 1 साल की सुनवाई के बाद फैसला दिया। तीनों की सहमति से फैसला है और जब फैसला सुनाया गया तो कोर्ट में ताली बजी। कोर्ट कवर करने वाले संवाददाताओं को थोड़ी हैरानी हुई। हम आज प्राइम टाइम में फैसले पर ही फोकस करेंगे। बहस में हिस्सा लेने वालों को भी 429 पेज के फैसले को पढ़ने का वक्त मिलना चाहिए, इसलिए आज हम उनके साथ बहस नहीं करेंगे। हम भी पूरा फैसला नहीं पढ़ सके, लेकिन मानते हैं कि इसके कुछ हिस्सों को आपके सामने रखना जरूरी है। निर्भया के माता पिता ने कहा कि उन्हें इंसाफ मिला है। वो शुरू से फांसी की मांग कर रहे थे और फांसी की सजा अंत तक बहाल रही। निस्वार्थ भाव से हमारा समाज, हमारे समाज के बच्चे, लड़के लड़कियां, सब लोगों ने निर्भया के क्राइम के, जो निर्भया के साथ क्राइम हुआ उसके खिलाफ आप लोगों ने आवाज उठाई, उसके लिए लड़ाई लड़ी और एक ही नारा था कि निर्भया को इंसाफ दो और उन मुजरिमों को फांसी दो। जिस दिन को हम लोगों को बेसब्री से इंतजार था, आज वो दिन आया और एक ऐतिहासिक फैसला भी आया। मैं सबसे पहले आप सभी देशवासियों को, देश के बच्चों को, लड़कियों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों के साथ से आज हम अपने मुहिम में कामयाब हुए और यहाँ तक पहुँचे। समस्या पर बात करने के बजाय हम एक दूसरे पे, हमारे जो प्रतिनिधि हैं जो चैनल पर बैठते हैं, उनके पे दोष थोपते हैं कि आपके राज में हुआ, आपके राज में हुआ, बजाय कि उस समस्या का हल निकालें। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अब डिबेट से बहस से बाहर हटिए, दूर हटिए और इस जो दो शब्द है, बहुत छोटा है रेप, लेकिन इसके पीछे का जो साइड इफेक्ट है उसको समझिए कि जिस बच्ची के साथ होता है उसके परिवार को और उसको क्या फेस करना पड़ता है, इसको समझिए और सब मिलके इस पे काम करिए और हम एक बच्चियों के लिए एक अच्छा माहौल बनाए। जिस तरह से निर्भया के साथ क्राइम हुआ, आगे भी हर रोज हो रहा है। शायद हम यहाँ बैठे हैं, कहीं हो रहा होगा, ये ना हो। हमें यही दोनों चीज पे काम करना है। अब हम कैसे काम करते हैं, कितना करते हैं, ये भी आप लोगों की सहयोग की बात है, क्योंकि अकेले लड़ाई हमारी नहीं है, ये हर घर की लड़ाई है, हर पुरुष की लड़ाई है, हर महिला की लड़ाई है। जब तक हम इस पे मिल के नहीं लड़ेंगे तब तक हम अपने बच्चों को एक सुरक्षित माहौल नहीं दे पाएंगे। तो हमारा 2 विकल्प है कि जो विक्टिम है उनकी चाहे केस से लेके जो भी मदद है वो करें, और दूसरा ये है कि ये ऐसा क्राइम रुके, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम इस पे विचार करें और उस पे काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है ये भी ऐतिहासिक है, ये भी सच है। और सबसे अहम बात है, हमारे समझते कि एक सिर्फ निर्भया को न्याय में नहीं मिला है। 2012 में जब घटना हुई
और देश का, दिल्ली का सब तमाम औरतें, बच्चियां, लड़के लड़कियां सब कॉलेज के भी सड़कों पे आए, जिस समय की कड़कती ठंड थी, पानी के फव्वारे छोड़े जा रहे थे, लाठियां चल रही थी, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, फिर भी लोग अड़े रहे इसीलिए कि निर्भया को न्याय दो, अपराधियों को फांसी दो। और अंततः आज हम यहाँ पर आ गए हैं तो उनको फांसी की सजा भी मिल गई है। कुछ लोग किसी खास मौके पर कितनी अच्छी बातें कर जाते हैं। आशा जी की बातें कितनी तार्किक तरीके से और भावनाओं से हटकर एक तर्कपूर्ण तरीके से वो अपनी बात रख रही थी। हम सब तो एक ही शब्द जानते हैं कि इंसाफ मिला। हो सकता है कि इस माँ बाप के पास भी हमारे लिए बोलने के लिए यही एक शब्द हो कि इंसाफ मिल गया, लेकिन सोचिए कि 16 दिसंबर के बाद से वो दिन में कितनी बार उस हादसे से गुजरते होंगे। उनकी प्रतिक्रियाओं में एक जिम्मेदार नागरिक का संविधान और कानूनी प्रक्रिया में विश्वास ही तो झलका, जो हर हाल में उन्हें जिंदा रखे हुए है, उन्हें लड़ने की हिम्मत देता रहा होगा। निर्भया की मां का नाम आशा है, सालेहा की मां का नाम आशा नहीं है, बिल्किस है। अगर बिल्किस के पास भी यही आशा नहीं होती तो 17 साल तक अदालत का आसरा नहीं देखती। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मां को भी निराश नहीं किया। हम बिल्किस के हिस्से को भी इसमें शामिल करेंगे, लेकिन पहले जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस अशोक भूषण के फैसले के उस हिस्से को पढ़ते हैं जिसमें सामूहिक चेतना का प्रसंग आया है। जज साहिबान लिखते हैं कि सेक्स की चाह, हिंसा की भूख, ताकतवर होने की स्थिति और विकृत वृत्ति ने सामूहिक चेतना को हिला दिया, जो नहीं जानता कि क्या करना है। यह जाहिर है कि लंपट इच्छा, मुक्त काम इच्छाओं की गुलामी और जानवरों जैसी घिनौनी चाह की दासता अपीलकर्ताओं को गुनाह की तरफ ले गई, जिसने सामूहिक चेतना में सदमे की सुनामी ला दी और परिवेश के सभ्य ताने बाने को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। यह शब्दशः अनुवाद नहीं है। जस्टिस मिश्रा की अंग्रेजी काफी अच्छी है और नफीस भी, इसलिए कुछ गलती हो सकती है, मगर जजमेंट के सिर्फ इस हिस्से पर भारतीय समाज की कुंठाओं पर लंबी बहस छिड़ सकती है। इससे हम सिर्फ सामूहिक चेतना तक ही खुद को सीमित रखते हुए कुछ कहना चाहते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि फैसला सामूहिक चेतना के आधार या उसके लिए नहीं लिया गया है, ऐसा समझना फैसले के महत्व को कम करना होगा, मगर जिक्र है और कई लोग इसे गलत न समझ बैठें, इसलिए यहां बिल्किस बानो का प्रसंग लाना चाहता हूं। 4 मई को इसी साल बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुजरात दंगों से जुड़े बिल्किस बानो केस में एक फैसला सुनाया। इस फैसले में 12 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके अलावा 5 पुलिस अफसर और 2 डॉक्टर भी सबूतों को मिटाने के मामले में दोषी पाए गए। यानी आम जनता के साथ साथ स्टेट यानी राज्य के सदस्य भी बिल्किस बानो के खिलाफ हुई हिंसा में शामिल थे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई की दलील को सही माना। 19 साल से बिल्किस बानो अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन क्या बिल्किस के साथ कोई सामूहिक चेतना है? इसलिए सामूहिक चेतना जैसे शब्द की समीक्षा जरूरी है। क्या सामूहिक चेतना इस बात से विचलित हुई कि 19 साल की बिल्किस के साथ बलात्कार तब हुआ जब वो गर्भवती थी? क्या सामूहिक चेतना विचलित हुई जब उसकी बच्ची को उससे छीना गया और एक पत्थर पर सिर पटक कर मार दिया गया? क्या सामूहिक चेतना उस समय जागी जब बिल्किस की मां और बहन के साथ रेप किया गया? क्या सामूहिक चेतना उस वक्त सड़कों पर उतरी जब बिल्किस की बेटी और उसके परिवार के 14 लोग मार दिए गए? बिल्किस ने यह नहीं कहा कि फांसी से कम पर मानेंगे या वही इंसाफ होगा। फिर भी सालेहा की मां बिल्किस और निर्भया की मां आशा जी की प्रतिक्रियाएं काफी महत्वपूर्ण हैं। बिल्किस ने सावधान किया है कि हम धर्मों के नाम पर अपने होश इस तरह से ना गवा बैठे। उसने भारतवासियों और गुजरात वासियों को शुक्रिया अदा किया है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि बिल्किस के साथ जो हुआ वो गोधरा के बाद की सामूहिक चेतना रही होगी। आप सिख भाइयों से पूछिए 84 की दिल्ली में सड़कों पर कौन सी सामूहिक चेतना दौड़ रही थी। इसलिए सामूहिक चेतना से सतर्क रहना चाहिए। हर सामूहिक चेतना अच्छी नहीं होती। 1 साल तक सुनने के बाद जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच ने फैसला दिया। अभियुक्तों को पूरा मौका दिया गया अपने पक्ष रखने का। सरसरी तौर पर ही हमने कोई 2-2.5 पन्नों से हम गुजर पाए। देखा कि जस्टिस मिश्रा ने काफी सावधानी और सतर्कता से फैसला लिखा है। कई राज्यों में इस तरह के जो मामले हुए हैं उन फैसलों में उन संदर्भों का जिक्र किया है। राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, यूपी, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के मामलों का जिक्र आप इस फैसले में संदर्भ के तौर पर देखेंगे। यह बात ठीक है कि रायसीना हिल्स पर पहुंची लड़कियां सिर्फ भीड़ नहीं थी। इन्हें भीड़ कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। इस भीड़ में बहुत सी लड़कियां अपनी जिंदगी में पहली बार किसी मुद्दे के लिए घर से निकली थी। वो भीड़ बनकर किसी को मारने नहीं आई थी, बल्कि संविधान और कानून को जगा रही थी।
सामूहिक चेतना के नाम पर रायसीना पर आई लड़कियों की भीड़ को रिजेक्ट करना ठीक नहीं होगा। इस भीड़ की तुलना आप उस भीड़ से नहीं कर सकते जो बुलंदशहर में गुलाम मोहम्मद को हिंदू लड़की से प्रेम करने के आरोप में मार देती है, जो अलवर में गौ रक्षा के नाम पर पहलू खान को मार देती है। रायसीना पर जमा हुई लड़कियों के हाथ में जो बैनर थे वो बेहतर और संवैधानिक समाज और हिंदुस्तान के सपने लिए हुए थे। यह फैसला ऐतिहासिक है। यह घटना वाकई भयानक थी, इतने भयानक कि आज भी उसके प्रसंगों का जिक्र पढ़ते हुए सिहरन पैदा हो गई। जस्टिस मिश्रा ने अपने फैसले की शुरुआत इन पंक्तियों से की है। 16 दिसंबर 2012 की दिल्ली की सर्द भरी शाम ने अपने साथी के साथ पीवीआर सेलेक्ट सिटी में फिल्म देखने गई 23 साल की लड़की को जरा भी भनक नहीं होने दी होगी कि अगले कुछ घंटों में तेज होती कपकपाहट भरी रात उसकी जिंदगी में एक भयानक अंधेरा लाने वाली है। जब वो मुनीरका बस स्टैंड से अपने दोस्त के साथ बस में सवार होगी, उसने सोचा भी नहीं होगा कि वो 6 लोगों के गैंग की हवस का शिकार होने जा रही है। उस जानलेवा हमला होगा, वो उनके लिए मौज मस्ती का जरिया बन जाएगी और निजी अंगों को छिन्न भिन्न कर दिया जाएगा। एक ऐसी भूख के लिए जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा। यह भी शब्दशः अनुवाद नहीं है, मगर जज साहिबान ने जिस तरह से लिखना शुरू किया, फैसले के पहले के 2-3 पैराग्राफ से ही मन भारी हो गया, पढ़ा नहीं गया। आरोपी चाहते थे कि फांसी की सजा हो रही है तो हर पहलू पर ठीक से सुनवाई हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पूरा मौका दिया। आरोपियों के वकील का सवाल था कि एफआईआर दर्ज होने में देरी की गई, मतलब हो सकता है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई हो, लेकिन हमेशा यह बात सही नहीं होती। एफआईआर में देरी के सवाल पर ही लंबी बहस चली। फैसले को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कम से कम 70 पन्नों तक यही बहस चल रही होती है। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि देरी पर शक करना कई वजहों पर निर्भर है। हालांकि लंबी देरी भी माफ की जा सकती है अगर पीड़ित के पास मोटिव नहीं है, मंशा नहीं है अभियुक्त को फंसाने का। इस केस में पीड़ितों को 11:05 पर अस्पताल में पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3:45 बजे पीड़ित लड़के का बयान रिकॉर्ड होता है। शुरुआत में प्राथमिकता पीड़िता को मेडिकल सहायता देने की होती है। अगर मान भी लिया जाए कि देरी हुई तो यह बिल्कुल मानवीय है। एक दूसरा सवाल था कि एफआईआर और मेडिको लीगल केस एमएलसी में आरोपियों के नाम दर्ज नहीं थे, तो कोर्ट ने कहा कि एफआईआर कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं होती। पीड़ित से उम्मीद नहीं की जाती कि वो घटना की पूरी जानकारी एफआईआर में ही दे दे। इस तरह से एक एक सवाल पर सुनवाई हुई है। फैसले पर कुछ प्रतिक्रियाओं को सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबने लड़ करके निर्भया के लिए न्याय मांगा था। उसकी जान तो नहीं हम लोग बचा पाए, लेकिन न्याय हुआ। लेकिन बाकी लोगों के केस में क्यों नहीं ऐसा हो सकता है? भयानक घटना थी और उसके वजह से कानून में भी चेंजेस आ गए हैं। निर्भया के माता पिता का भी यही कहना है कि कानून जो है उसकी विजय होगी, और अगर कंफर्मेशन डेथ सेंटेंस का होता है तो। Court has upheld the death sentence which had already been awarded by the lower courts. I think that on behalf of my organization, the IPWA, we have never been in favor of death penalty for any case, including for rape cases. And we feel that, in fact, just yesterday the Bilkis Bano rape verdict from the Bombay High Court came out, which did not increase the life sentence to death sentence, in spite of the fact that the gang rape of pregnant Bilkis Bano was gang raped, and the rapist also killed her baby girl by hitting the baby head on a boulder. So I don't think that that was any more gruesome or any more less brutal. Any less gruesome or any less brutal than what happened with Nirbhaya, with Jyoti Singh. सुप्रीम कोर्ट में इस बार कम समय में, क्योंकि 2013 का निर्णय था, तुरंत उन्होंने लेकर के ये निर्णय दिया है और बहुत ठोस निर्णय दिया है, और कड़क निर्णय इस तरह का मैसेज दे रहा है समाज में कि वो किसी तरह से भी महिला के साथ मस्ती करके छूटे। ये इस देश में अब एक मैसेज जाना चाहिए, जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के तहत इस बार गया है। मेरी पहली और आखिरी प्रतिक्रिया ये है कि ये एक बहुत ही निर्मम मामला था, बहुत ही घिनौनी हरकत थी, और जब तक कानून की किताबों पे डेथ सेंटेंस, मौत की सजा है, तब तक ये केस बिल्कुल फिट केस है जिसमें मौत की सजा दी जाए। औरतों का इरादा क्या है, डिमांड क्या है, और वर्मा कमेटी, जस्टिस वर्मा कमेटी
रिकमेंडेशंस क्या है और महिला संगम विमेन ऑर्गेनाइजेशंस का डिमांड्स क्या है, इसके ऊपर डिस्कशन नहीं चल रहा। सिर्फ फांसी देना नहीं देना, देना नहीं देना, इसके ऊपर चल रहा। हाँ, मेरा ख्याल में फांसी देना, डेथ पेनाल्टी इज नॉट सॉल्यूशन फॉर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ये बहुत बड़ा फैसला है कि इसका पूरी दुनिया में जाएगा, ये सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ा फैसला है जिनको फांसी की सजा मिलेगी और राहत महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए एक संदेश है कि पुरुषों को अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए, वरना ऐसे कामों का हश्र जो है ये फांसी है। बिल्किस बानो का भी मामला अभी सामने आया है कि 14 लोगों ने उस महिला के साथ गुजरात के दंगों के दौरान उस समय सामूहिक बलात्कार किया था जब उसके पेट में बच्चा था, और सीबीआई ने सबके लिए मृत्यु दंड की मांग की थी। कोर्ट ने उनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। तो अभी वो शायद और आगे उसकी सुनवाई होगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि इन तमाम मामलों में, वो चाहे निर्भया हो चाहे कोई और हो, सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। एफआईआर में देरी की तरह डाइंग डिक्लेरेशन, मरने के समय जो बयान दिया जाता है, उसे भी लेकर अभियुक्तों ने सवाल उठाए। इस पर भी लंबी बहस चली है, मगर कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हमें यह मानने में कोई दिक्कत नहीं है कि हाव भाव, साइंस, इशारे, मतलब आप इंडिकेट करते हैं, से कोई डाइंग डिक्लेरेशन दर्ज करे, उसे साक्ष्य के तौर पर मान्यता दी जा सकती है, बशर्ते बयान दर्ज करते वक्त पूरी सावधानी बरती गई हो, मजिस्ट्रेट संतुष्ट हुए हों उसकी मानसिक स्थिति से और हालात से। हमारे रिकॉर्ड पर जो साक्ष्य उपलब्ध हैं उसके आधार पर सभी तीनों डाइंग डिक्लेरेशन में एक तरह की निरंतरता दिखती है, यानी तीनों में काफी मेल है और अन्य साक्ष्यों के साथ उनका मिलान भी होता है। इसलिए ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट ने सजा देने में डाइंग डिक्लेरेशन को जो आधार माना है वो सही है। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले इस पर कुछ और प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। जो कोई भी इंसान इसके पश्चात ऐसा दुर्व्यवहार और दुराचार करने की सोचेगा भी, तो उसको ये एक अच्छा कड़ा जवाब दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि इसके आगे ऐसा कदम उठाने से पहले वो जरूर दूसरी बार सोचेगा। डेथ एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज है। अगर हम किसी मुजरिम को भी डेथ दे दे तो वो भी एक वो भी उसी की भी कोई फैमिली है। सो डेथ सेंटेंस से पहले उसे जीते जी बहुत ज्यादा बड़ी सजा मिलनी चाहिए। फील इट इज एन एग्जाम्पलरी पनिशमेंट एंड इट विल बी डिस्करेजिंग सच टाइप ऑफ फर्दर इंसिडेंट्स। आगे लोगों को सबक मिलेगा कि ऐसा कुछ करने से पहले और भी सबक मिलेगा कि और भी सरकार मजबूत और कड़ा निर्णय लेंगी। आज तो फांसी का सजा है, आगे चल के बहुत कुछ हो सकता है। That is correct, but it becomes somewhat delayed. That is the only thing, and the same in happening in Kerala also. The same reaction they also taken. So that is correct. Punishment is not so. If the punishment is not hard, then these rapists will continue to go on with their criminal offences. मेरा मानना है कि उनको अच्छी से अच्छी सजा मिले, जिससे कि वो लोग डरे और ऐसे केसेस जो उन पे रोक लगे ऐसा कोई कुछ ना करे। डेथ सेंटेंस कंटिन्यू रहना चाहिए। ऐसे लोगों को बाहर आके कोई जरूरत नहीं है उनको बाहर आने की, वो अंदर ही रहें तो ज्यादा सही है, सेफ रहेगा गर्ल्स के लिए। हो सकता है कि इससे एटलीस्ट जो आगे जो फ्यूचर में अगर कोई करने का सोचे भी तो उसके एक पता हो कि अगर ऐसा कुछ करेंगे तो उनको क्या उन लोगों के लिए डिसीजन क्या लिया जाएगा, क्या उनको उसके लिए पनिशमेंट क्या मिली जाएगी। इसलिए जरूरी है कि इस फैसले का भी सही तरीके से प्रचार हो। एक अनुवाद इस फैसले का करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। फिर भी तमाम बहस से ज्यादा यह फैसला हमें साक्षर करेगा, क्योंकि जजों ने तमाम पहलुओं पर गहराई से लिखा है। बहुतों को लग सकता है कि यह फैसला फांसी के फैसलों को बढ़ावा देने वाला है, तो ऐसा सोचना जल्दबाजी हो सकती है। बल्कि 402 नंबर पेज पर जस्टिस मिश्रा ने लिखते हैं और जस्टिस भूषण भी लिखते हैं कि यह केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर है या नहीं। इस सवाल के जवाब में लिखते हैं कि भारत में फांसी की सजा की प्रक्रिया कई नीतिगत सुधारों और न्यायिक फैसलों के कारण अब काफी विकसित हो चुकी है। इससे पता चलता है कि फांसी की सजा को लेकर अलग अलग समय में हमारा क्या नजरिया रहा है। बेशक सजा देने में सुधार की संभावनाओं का पक्ष अव्वल रहता है और भारत का अंतर्राष्ट्रीय दायित्व भी झलकता है कि फांसी की सजा को लेकर अदालतों का नजरिया बदला है। भारत में फांसी की सजा का शटर बंद होने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामले में एक छोटी सी खिड़की खुली हुई है।
अगर सही अनुवाद हुआ है तो यह हिस्सा बताता है कि अदालत फांसी की सजा का अंध समर्थक नहीं है। इस बात के बावजूद एमनेस्टी की ही रिपोर्ट है कि हिंदुस्तान में फांसी की सजा बढ़ी भी है। लेकिन आगे मैं बढ़ता हूं कि ये जो हिस्सा है वो इस दिशा में तमाम सबूतों और तर्कों के आधार पर आगे बढ़ते हुए अपना फैसला रख रहा है। इससे ये झलकता है, छोटी सी जो खिड़की खुली हुई है उसका इस्तेमाल किया गया है, मतलब कम से कम उसके इस्तेमाल की भी एक तरह से इशारा है। इसलिए एक इंसाफ यह भी है कि फैसले को पढ़ा जाए। इस फैसले में जस्टिस आर बानुमती, हमने भानुमती कहा लेकिन अंग्रेजी में BANU उन्होंने लिखा है, बानुमती ने की टिप्पणी भी महत्वपूर्ण है। वो लिखती हैं कि महान विद्वान विवेकानंद के शब्दों में किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सबसे अच्छा थर्मामीटर यह है कि वह औरतों के साथ क्या सलूक करता है। औरतों के खिलाफ अपराध से न सिर्फ उनका स्वाभिमान आहत होता है बल्कि समाज के विकास की गति रुक जाती है। मैं उम्मीद करती हूं कि राजधानी में हुई इस जघन्य घटना और एक नौजवान लड़की की मौत से एक जन आंदोलन उभरेगा जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा को खत्म करेगा। आमतौर पर हमारे विद्वान जजों के फैसले में शेक्सपियर होते हैं, वर्ड्सवर्थ होते हैं, यीट्स साहब होते हैं, उन्हीं को कोट किया जाता है। बहुत दिनों बाद देखा कि विवेकानंद को कोट किया गया है। ये ठीक है। बलात्कार के खिलाफ यह लड़ाई लंबी है। निर्भया मामले की सामूहिक चेतना अक्सर उन मामलों में खामोश रह जाती है जो दिल्ली से दूर समाज के कमजोर तबके को अपना शिकार बना रही होती है। बिल्किस बानो जैसी औरतों और सैकड़ों अनाम दलित लड़कियों के साथ होने वाले बलात्कार के मामले में जिस दिन भारत की महिलाएं रायसीना पहुंच जाएंगी उस दिन औरतों की लड़ाई औरतों की बन जाएगी। अभी ये लड़ाई औरतों की नहीं है पूरी तरीके से। कड़े कानून और सख्त सजा से अपराध पर क्या असर पड़ता है, इसे भी लेकर खूब बहस हुई है। पड़ता तो दिल्ली में हर दिन बलात्कार के 6 मामले दर्ज नहीं होते। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2013 में बलात्कार के 33,707 मामले दर्ज हुए पूरे देश में। 2014 में बलात्कार के 36,735 मामले दर्ज हुए और 2015 में बलात्कार के 34,651 मामले दर्ज हुए। अब इनकी अलग अलग कैटेगरी हो सकती है, इसको अंदर से जाके देखेंगे तो। इस पूरे मामले को हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ने काफी जिम्मेदारी के साथ कवर किया। आशीष उन संवाददाताओं या एंकरों जितने किस्मत वाले नहीं हैं जिनका फोटो होर्डिंग पर लगता है, जिनके चेहरे से कोई प्रोमो बनता है, मगर इस संवाददाता की हर रिपोर्ट न्यूज रूम में हम जैसों को कुछ न कुछ सिखा जाती है। आशीष भार्गव ने बताया कि 3 जजों की बेंच स्पेशल बेंच थी। इस बेंच के बैठने का भी एक कायदा होता है। बेंच के प्रमुख जस्टिस हेड जो हैं वो दीपक मिश्रा हैं, वो बीच में बैठेंगे। उनकी दाईं ओर उनसे जूनियर जस्टिस आर बानुमती बैठेंगी जो बैठी हुई थी, और जस्टिस मिश्रा के बाईं ओर जस्टिस अशोक भूषण बैठे हुए थे जो इन तीनों में सबसे जूनियर हैं। इस बेंच ने 1 साल तक सोमवार, शुक्रवार और शनिवार को सुनवाई की। 44 से ज्यादा हियरिंग हुई है, बल्कि मिटिगेटिंग फैक्टर यानी अन्य पहलू, उनकी गरीबी, अशिक्षा वगैरह वगैरह मामले पर 6 मार्च से दोबारा हियरिंग हुई है। यानी जिस सवाल को लेकर यह मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था उस सवाल पर 1 साल में 2 बार सुनवाई हुई है। जजों ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। इंसाफ का पलड़ा भारी लगे इसलिए आरोपियों के वकीलों की मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़े वकील भी उपलब्ध कराए, राजू रामचंद्रन और संजय हेगड़े। इन दोनों ने दिल्ली पुलिस की जांच पर भी सवाल किए और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर भी, यानी हर सवाल को मौका मिला। फाइनल फैसले में दिल्ली पुलिस की जांच की सराहना हुई, उसे सत्यापित किया गया। चलते चलते आशीष की अंतिम टिप्पणी आप सुन लीजिए, जिससे हम टीवी वाले पीस 2 कैमरा यानी P2C कहते हैं। फिर ब्रेक के बाद मिलता हूं। इस अपराध ने जहां समाज की सामूहिक चेतना को हिलाकर रख दिया, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने सामूहिक चेतना को इंसाफ का एहसास भी कराया है। लेकिन ये इंसाफ हड़बड़ाया हुआ नहीं दिखना चाहिए। देश की कानूनी परंपरा का पालन होना चाहिए। मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल होगी, क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल होगी और ये मामला राष्ट्रपति तक जाएगा। तब तक इंसाफ का इंतजार करना ही होगा। नई दिल्ली से कानन पात्रा के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। सामूहिक चेतना के नाम पर कथित गौ रक्षक की सक्रियता उल्टी भी पड़ जा रही है। कथित गौ रक्षक इसलिए कहना पड़ता है कि मालूम नहीं इनको क्या कहा जाए। ऐसा ना हो कि गाय को चराने के लिए कोई घर द्वार से ही बाहर ना निकले, क्योंकि जाना पड़ता है गायों को लेकर।
अलवर में तो पहलू खान मार दिए गए, मगर ग्रेटर नोएडा के जेवर के भूप सिंह और जब्बर सिंह बच गए। दोनों फूफा भतीजा कथित रूप से गाय रक्षा के नाम सक्रिय कुछ युवकों की गुंडागर्दी के शिकार हो जाते। कहते रहे कि हम मुसलमान नहीं हैं, हिंदू हैं, मत मारो, लेकिन उनकी पिटाई होती रही। घटना गुरुवार की है। भूप सिंह इस केस में फूफा हैं और जब्बर सिंह जो है भतीजा हैं। दोनों ने लोगों से मदद मांगी, मगर वहां खड़े मौजूद लोग अपनी सामूहिक चेतना की खातिर इस पिटाई को देखते रहे। पिटाई तब तक जारी रही जब तक वे घायल नहीं हो गए। इनकी पसलियां तोड़ दी गईं। उसके बाद दबंगई देखिए, घायलों को पुलिस के पास भी सौंप आए। कहा कि एक विशेष धर्म के हैं ये लोग, गाय को मारने ले जा रहे थे, हम लोगों ने पकड़ा है, ये बेचारे कुछ नहीं बोल पाए या इन्हें मौका ही नहीं दिया गया। बड़ा गौरक्षक साबित करने के चक्कर में भला इनके पास टाइम नहीं था उन लोगों के पास। बिहार के सहरसा जिले में ड्राइवर गणेश मंडल ने हॉर्न बजा दी ज्यादा, जिससे रामदुलार यादव की गायें भड़क गईं। गाय वैसे घबरा जाती हैं, जाहिर है रामदुलार यादव को गुस्सा आ गया होगा, सड़क पर इतनी गायें भड़क गईं तो। मगर क्या इतना गुस्सा आना चाहिए कि मारते मारते गणेश की एक आंख फोड़ दें? ग्रेटर नोएडा से सौरभ शुक्ला की यह रिपोर्ट देखिए। जबर सिंह को गौरक्षकों ने इतनी बुरी तरह मारा कि उनकी पसलियां टूट गईं। भूप सिंह खुशकिस्मत रहे कि उनका बस एक हाथ टूटा। जेवर के सिरसा खादर में रहने वाले ये दो मजदूर पास के मेहंदीपुर गांव से गाय लेकर आ रहे थे बच्चों के लिए दूध का इंतजाम करने। गौरक्षकों ने उन्हें मुस्लिम समझकर पीटा। देवी मंदिर से आगे मोड़ है, सरकारी नल है, उस पर हम पानी पी रहे थे और गाय को और गाय के बच्चा को पानी पिला के शेरक में बांध दिया। शेरक में जब बांध दिया था सर, हम लोगों ने बोले में इनकी सस्ता लिया जाए। इतने ही तुरंत मतलब हम बैठ नहीं पाए, इतने तो तुरंत बाइकों से मतलब घेर लिए उन बंदों ने। हम मारा पीटा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी करने लगे सर हम, मगर वो बंदे माने नहीं थे। लात घूंसा कोहनियों से, लोहा के घूंसा वगैरह से मतलब नीचे घेर के मारे थे सर। तो फिर आपको पुलिस के पास ले गए ये लोग भी, यही लोग ले गए? यही लोग ले गए, इसलिए ले गए थे कि हमने बहुत इनाम का काम किया है, मुस्लिम पकड़ लिए। अच्छा, ये कहा उन्होंने? हम मुस्लिम नहीं है सर। गौरक्षकों के हौसले इतने बुलंद थे कि वो दोनों को मारते मारते जेवर थाने तक ले गए। इन पर कार्रवाई करने को कहा, ये बताते हुए कि ये गाय को काटने के लिए ले जा रहे थे। मगर पुलिस को सच्चाई का पता लगा तो उन्होंने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर 6 लोगों को हिरासत में लिया है। मामले को बहुत गंभीरता से लेते हुए तत्काल इसकी जांच की गई थी। पाया गया था कि उन लोगों के साथ बदतमीजी हुई है, मारपीट हुई है, चोट भी लगी थी, तो उनकी तहरीर पर एक मुकदमा पंजीकृत हो गया था। इसके अलावा क्योंकि इसमें एक कथित गोरक्षक का एंगल आ रहा था तो सीओ और एसडीएम को मौके पर भेजा गया था। उन्होंने भी जांच की है, पता किया कि भाई गाय जो है वो दुधारू थी, दूध के उद्देश्य से ही वो कहीं से लाई जा रही थी। यूपी के नए मुख्यमंत्री बार बार सख्ती की बात करते हैं, लेकिन उनके राज में ऐसे गौरक्षक बेखौफ गुंडागर्दी कर रहे हैं। जब ये कथित गौरक्षक इन दोनों को मार रहे थे तो आसपास लोग थे और इन लोगों ने बचाने के लिए खुद को आवाज भी लगाई, लेकिन कोई भी इनकी मदद के लिए सामने नहीं आया। तो कहीं ना कहीं हमें ये खुद से सवाल पूछना होगा कि हम किस माहौल में इस वक्त जी रहे हैं और क्या माहौल हम चाहते हैं। नोएडा में दीपक सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। क्या उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 99% पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की चोरी हो रही है? आपसे जितने पेट्रोल का पैसा लिया जाता है उतना पेट्रोल आपको नहीं मिलता है। लखनऊ के पेट्रोल पंपों पर पिछले कुछ दिनों से पड़ रहे छापे इसी ओर संकेत करते दिख रहे हैं। इन सभी पेट्रोल पंपों पर घटतौली के लिए रिमोट कंट्रोल से काम करने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी हुई मिली। एसटीएफ के छापों के दौरान पकड़े गए शख्स ने दावा किया कि वो पेट्रोल पंपों पर अब तक 1000 चिप लगा चुका है और राज्य के अधिकतर पेट्रोल पंपों में इसके जरिए पेट्रोल की चोरी हो रही है। हिसाब मत न लगाइएगा, नहीं तो कई हजार करोड़ का ना हो जाए। इसके बाद यूपी सरकार ने प्रदेश के सभी 6600 पेट्रोल पंपों पर छापे मारने का फैसला किया। हमारे सहयोगी कमाल खान ने इस पर एक संकलित की है और एक लंबी रिपोर्ट बनाई है। पेट्रोल पंपों पे कम तेल देने का देश का सबसे बड़ा घोटाला यूपी की एसटीएफ ने पकड़ा है। जो पकड़ा गया है उसने बताया है कि 1000 मशीनों पे उसने
ऐसे चिप लगाए हुए हैं जिससे पेट्रोल कम तौला जाता है और ये सिस्टम रिमोट से ऑपरेट होता है। इस पूरी मुहिम को जिन्होंने लीड किया वो एसटीएफ के एडिशनल एसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी साहब हैं। क्या होता था, कैसे आपको ये पता चला? देखिए, हमें एक इंफॉर्मेशन मिली, एक इंटेलिजेंस मिली कि लखनऊ के पेट्रोल पंप्स पर एक आदमी ऐसा है जो चिप लगाता है पेट्रोल पंप्स पर, जिससे कि घटतौली होती है। टेक्निकली जो पल्स रेट होता है मशीन के डिस्पेंस करने का, उसको ये चिप बढ़ा देता है। तो हमको मीटर पे तो 10 लीटर दिखाई देगा, लेकिन वास्तव में जो डिस्पेंस होगा वो वॉल्यूम में कम होगा। इसी को घटतौली कहते हैं। पहले घटतौली मैकेनिकल हुआ करती थी, अब ये इलेक्ट्रॉनिक घटतौली है। हम लोगों ने रेट्स आरंभ की, वो आदमी पहले पकड़ा गया और उससे पूछताछ के आधार पर हम लोगों ने रेट्स की, और जहाँ भी हमने रेट की वहाँ पर हमको ग्राउंड पर जो फिजिकल मेजरमेंट किया गया वहाँ 5 से 10% की कमी मिली है। उसमें 12 से 15 लाख रुपए प्रति माह इस प्रकार से चोरी से अर्न करने की का कैलकुलेशन सामने आया है। हमारे पीछे एक टावर है ये पंप का, इसमें मल्टीपल नोजल्स होती हैं, तो कहीं कहीं पर 18 नोजल भी मिली, कहीं 6 नोजल मिली। तो ये औसत एक पेट्रोल पंप का है जहाँ पर 6 से 8 नोजल्स होंगी। जहाँ पर ज़्यादा नोजल्स हैं वहाँ ये घपला और ज़्यादा होगा। इस तरह कुछ बातचीत में उसने बताया कि उसकी तरह का काम यूपी के अलावा दूसरी जगहों पे भी लोग कर रहे हैं। क्या पूरे देश में इस तरह की गड़बड़ी हो सकती है? हाँ, जो उससे प्रारंभिक जांच अभी तक पूछताछ हुई है, उसने भी ये एक्सपर्टीज़ दिल्ली के किसी व्यक्ति से सीखा, और उसका कहना है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में ही उस जैसे काफ़ी लोग हैं जो अलग अलग शहरों में जिनका कॉन्ट्रैक्ट है पेट्रोल पंप्स के साथ, और वो वहाँ जाते हैं, ये डिवाइस लगाते हैं, उसकी मेंटेनेंस करते हैं, ख़राब होने पर उनको रिपेयर करते हैं या रिप्लेस करते हैं। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। बहुत अंदर जाकर एक बॉक्स होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स होता है, उसमें ये चिप लगाया जाता है, और वो निश्चित रूप से जो भी कम से कम मैनेजर है पेट्रोल पंप का, जो मैनेज करता है इन मशीनों को, उसकी जानकारी के बिना ये लगाया जाना संभव नहीं है। ये पेट्रोल पंप का कमरा है, ये ऑफिस है जहाँ पे जो कर्मचारी यहाँ पे पेट्रोल भरते थे वो सारे कर्मचारी यहाँ पे मौजूद हैं। इन्हें एक जगह एसटीएफ ने किया है ताकि इनसे पूछताछ की जा सके और ये बाहर ना जा सके। मैनेजर है पेट्रोल पंप के, आपका नाम क्या है? हरिकिशन वर्मा। ये कैसे घटतौली चोरी होती थी, थोड़ा बताएंगे? डिवाइस लगा करके परसेंटेज बना हुआ था, 3% 4% के हिसाब से। थोड़ा तेज बोलेंगे, कैसे होती थी चोरी? सर वो तो रिमोट से एक बार ऑन कर दिया, वो हमेशा चलता रहता था। उसमें बाकी कुछ इन लोगों का कोई रोल नहीं है, ना इन लोगों को कुछ पता रहता था। अच्छा, जो भी एम्प्लॉय हैं इन लोगों को कुछ नहीं पता, ना इनके हाथ में कुछ रहता था। सारा रिमोट ऑन करने का काम हम करते थे, यहाँ तक कि मालिक को भी नहीं पता था कि क्या करते हैं। कितना 1 लीटर में से पेट्रोल कम हो जाता था? 1 लीटर में 20 मिलीलीटर। अच्छा, कम हो जाता था। तो ये सबके साथ ऐसे ही करते थे? नहीं, सब में कहाँ सर, सिर्फ 3 नोजल में लगा रहता है, बाकी तो सब ठीक है। अच्छा, आपके यहाँ सिर्फ ऑल ओवर 24 नोजल हैं सर। 24 नोजल में सिर्फ 3 नोजल में हमने सिर्फ दिवस ये लगा रखा था। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें इसे। देखिए, ये पल्सर यूनिट है जिससे जो मैकेनिकल पंचिंग है, जो टच पंचिंग है, उसको ये डिजिटल कन्वर्ट करता है। अच्छा। अगर इसमें किसी प्रकार की टेम्परिंग कर दी जाए तो आप 5 लीटर टच करेंगे लेकिन डिस्पेंसिंग कम होगी। आप देख सकते हैं कि इसमें एक एडिशनल चिप लगा हुआ है, और इसी चिप का खेल है कि ये जो डिस्पेंसिंग है उसको ये घटा देती है। आपको मीटर में 5 लीटर दिखेगा, लेकिन जैसा हमने यहाँ 2 मशीनों पे देखा, करीब 50 ml पर लीटर कम निकला, मतलब औसतन 250 ml 5 लीटर पर कम निकला। इसके लगाने वगैरह के कितने चार्जेस ये पेमेंट करते हैं, कुछ बताया? चार्ज पर बताया कि 40,000 रुपए चार्ज करता है एक चिप लगाने के। एक चिप लगाने का। तो जिसको आपने अरेस्ट किया था उसका क्या कहना है कि कितने बड़े पैमाने पर ये लगी हो सकती है? 1000 तो उसने लगाई हैं। उसका कहना है कि बहुत बड़े स्तर पर है ये। उसने जो बताया उसका तो कहना है कि 99% पेट्रोल पंप्स पर ऐसा लगा हुआ है। 100% क्वालिटी, 100% ऑटोमेशन और 100% पारदर्शिता का वादा करने वाली तमाम मशीनों में गड़बड़ियां पाई जा रही हैं। खास करके उसके अंदर एक पार्ट होता है जहां पे चिप लगा दी जाती है, और ये चिप जो है रिमोट से ऑपरेट होती है।
इन रिमोटों के माध्यम से जो चिप लगी हुई है, हम समझ रहे हैं प्रिजम्बली की चिप लगी हुई है, उसको कंट्रोल किया जाता है। ऑन करने पर घटतौली होगी, ऑफ करने पर घटतौली नहीं होगी। हमको ये जानकारी है कि जब चेकिंग होती है या कोई आदमी किसी कंटेनर में डीजल या पेट्रोल लेने आता है तो उस समय घटतौली नहीं की जाती है, क्योंकि वो ऑब्वियस हो जाएगा। अदरवाइज इसको ऑन करके घटतौली की जाती है। एसटीएफ जो पेट्रोल पंपों पर रेड कर रही है, उसमें एक दिलचस्प नजारा आज इस पेट्रोल पंप पे देखने को मिला। इसके पहले यहाँ बाकायदा पेट्रोल पंप हुआ करता था। 27 तारीख से एसटीएफ की रेड शुरू हुई। 29 और 28 तारीख को यहाँ जितनी भी मशीनें थी, पेट्रोल डिस्पेंसिंग मशीनें, ये सारी उखाड़ दी गई और उखाड़ के एक जगह पे जमा कर दी गई हैं। इससे ये शक पैदा हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मशीनों में कुछ टैंपरिंग की गई थी, चिप लगाई गई थी या कोई और तरीके से गड़बड़ी की जा रही थी जिसकी वजह से ऐसा किया गया। आप पीछे देख सकते हैं, ये सारी मशीनें उखाड़ करके पीछे खड़ी कर दी गई हैं। इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ एसटीएफ के एसएसपी अमित पाठक साहब हैं, डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी साहब हैं, एएसपी जो इसको लीड करते रहे हैं तमाम लीड्स को, और अलका वर्मा साहिबा हैं जो एडीएम सिविल सप्लाईज हैं लखनऊ की। क्या शक हो रहा है इस तरह से मशीन आपके रेड के बाद उखाड़ने से? क्या इसकी बाकायदा परमिशन ली गई, कुछ पता चला? जो हम लोग यहाँ पर आए तो ये पेट्रोल पंप तो चल रहा था कल परसों तक, तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है हमारे लिए। पूरी मशीन उखाड़ दी गई है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और जो परमिशन का कागज इनके द्वारा दिखाया गया वो रिक्वेस्ट ही 28 तारीख को हमारी रेड्स के बाद जनरेट हुई है। उसके बाद जो इनको परमिशन मिली है, प्रथम दृष्टया जो यहाँ के जो कंपनीज के अधिकारी ऑलरेडी मौजूद हैं, उन्होंने अपने डिपार्टमेंट से चेक किया है, तो ये कंस्ट्रक्शन वर्क कंपनी के द्वारा ही कराया जाता है। तो शायद उस सब की भी अनुमति अभी हुई नहीं है, लेकिन मशीन उखाड़ी गई है। हमारा इनपुट यहाँ को लेकर के सटीक था कि यहाँ पर भी हमको इसी प्रकार की डिवाइसेस मिलेंगी, तो लगता है उसी कार्रवाई से बचने के लिए ऐसा किया गया है। और इसके एक एंड को आप देखें तो ये बिल्कुल नॉर्मल है और दूसरे एंड पर ये यहाँ पर सोल्डरिंग की गई है, तो ये शक जाहिर करता है ये जो बड़ा क्रूड तरीके से टेप लगाया गया है, ये ओरिजिनल केबल का पार्ट नहीं है। इसी तरह से जो दूसरी मशीन में केबल है उसमें भी एक पार्ट बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जो दूसरा पार्ट है इसमें ये देखिए तार कटे हुए हैं और ये सारे तार यहाँ जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनमें से तार निकाल के उस चिप में लगाए गए होंगे, ऐसी संभावना है। तो आप जो एक्सपर्ट्स को लाए हैं उनकी भी राय यही है कि इसमें टैंपरिंग? कंपनी का आदमी स्पष्ट रूप से कह रहा है कि ये टैंपरिंग का केस है। अच्छा अलका जी, जो इस तरह के केसेस हैं इसमें क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जहां बाकायदा मौके पे पकड़े जा रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल से चिप के जरिए, इसमें किस तरह की कानूनी कार्रवाई हो सकती है? लाइसेंस निरस्त हो सकता है, क्या हो सकता है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि लोगों में डर नहीं है, वो अभी तक ऐसे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, जहां भी एसटीएफ के इनपुट के बाद में हम लोगों को ऐसी गड़बड़ियां मिली हैं, अभी तक हमने उस पर सख्त कार्रवाई की है। पेट्रोल पंप को सील किया गया है, उनके लाइसेंस हमने निलंबित किए हैं और हमने पेट्रोल पंप ओनर्स के खिलाफ, मैनेजर्स के खिलाफ और जो भी संलिप्त कर्मी हैं उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। तो जिला प्रशासन की तरफ से बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टैंड है, मैसेज है कि इस तरह की घटतौली करने वाले, पेट्रोल की चोरी करने वालों के खिलाफ हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे और सख्ती से हम कर भी रहे हैं। पहले 1000 नोजल्स पे चिप लगा के घटतौली की गड़बड़ी पकड़ी गई थी, उसके बाद ये दूसरी किस्त शुरू की गई है और पहले ही छापे में जहां पे एसटीएफ के लोग पहुंचे वहां 2 मशीनों में गड़बड़ी पाई गई है। एक मशीन के अंदर जो है वो चिप लगी हुई थी, पता चला है कि उसको नोच करके उखाड़ा गया, इसके सबूत मिले हैं। और एसटीएफ के रेड में पेट्रोल कंपनी के लोग थे, टेक्निकल लोग थे, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, बाट माप विभाग के लोग हैं, और जिन पेट्रोल पंपों में गड़बड़ी पाई गई है वहां पे इस तरह से उसको सील करने की कार्रवाई की जा रही है। और ये पेट्रोल पंप सील होने के बाद अब आगे से पेट्रोल नहीं बेच पाएंगे। इस तरह की कार्रवाई एसटीएफ आगे भी करती रहेगी, लेकिन उनके पास एक पूरी लिस्ट है कि कहां कहां पे पेट्रोल पंपों में गड़बड़ी है, वहां पे वो इस तरह की कार्रवाई करेंगे। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।